नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। हर तरफ शोर और हंगामा ही देखने के लिए मिल रहा है। सड़क से लेकर संसद तक राजनीति में अगर हम देखें तो लगातार नए-नए जो हंगामे हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। एसआईआर पे तो हंगामा लगातार जारी है ही और कल से जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक टिप्पणी की गई है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी इसको सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इससे बड़ी और कोई फटकार नहीं हो सकती थी। सोचिए आप जरा कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। दीपांकर दत्ता, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो टिप्पणी की है उसकी चारों तरफ आलोचना की जा रही है और ये एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। संविधान को अगर देखें तो उसमें कहीं नहीं ये लिखा है कि आप ये बताएं कि सच्चा भारतीय कौन है। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता है और इस तरह की टिप्पणी वो नहीं कर सकता है। उसको लेकर देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे बड़ी और कोई फटकार नहीं हो सकती थी। ये कोई लिखा हुआ कोई ऑर्डर नहीं बल्कि मौखिक की गई टिप्पणी है, वो भी जस्टिस दीपांकर दत्ता की तरफ से। चलिए इसकी मैं बात करूंगी, मैं बात एनडीए की भी करूंगी, मैं बात इंडिया की भी करूंगी, मैं प्रधानमंत्री के डर की भी बात करूंगी, एनडीए के जो नेता हैं उनकी कैसे परेड कराई गई है उसकी भी मैं बात करूंगी। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले यहाँ बात करना चाहती हूँ सत्यपाल मलिक जी की, जिनका आज निधन हो गया और उन्होंने आज आखिरी सांस ली। जाहिर सी बात है कि तमाम जगहों पर शोक की लहर है और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जो अपने पद पर जब रहे और उसके बाद भी उन्होंने लगातार एक तरह से अपनी गरिमा को बरकरार रखा, निडर निर्भीक होकर उन्होंने तमाम सवाल सत्ता से पूछे और हजारों या अनगिनत हम कह सकते हैं राज अपने सीने में लिए वो इस दुनिया से चले गए। इसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और राहुल गांधी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। राहुल गांधी ने लिखा है अपने इस ट्वीट में, जिसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं और उन्होंने राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। मैं उन्हें हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में याद करूंगा जो आखिरी वक्त तक बिना डरे सच बोलते रहे और जनता के हितों की बात करते रहे। मैं उनके परिवारजनों, समर्थकों और शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। बहुत देर के बाद ही सही आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ख्याल आया और उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है, सैडन्ड बाय द पासिंग अवे ऑफ श्री सत्यपाल मलिक जी, माय थॉट्स आर विद हिज फैमिली एंड सपोर्टर्स इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ, ओम शांति। हालांकि अगर शिबू सोरेन की हम बात करें कि उनके निधन पर एक नहीं बल्कि चार ट्वीट नरेंद्र मोदी ने किए थे और जाकर उनके परिवार से भी उन्होंने मुलाकात की थी, सांत्वना दी थी और हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी दोनों को बाकायदा तौर पर गले लगाकर उनका ढांढस भी बंधाते हुए वो नजर आए थे। लेकिन अगर सत्यपाल मलिक की हम बात करते हैं तो उनके लिए एक छोटा सा फॉर्मेलिटी भरा ये ट्वीट जो है प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि सत्यपाल मलिक लगातार कैसे हर मुद्दे पर मुखर होकर बिना सरकार से डरे, बिना एजेंसी से डरे वो तमाम मुद्दे वो उठाते रहे। अपनी जमीर की उन्होंने आवाज सुनी और निडर होकर उन तमाम मुद्दों को उन्होंने सामने रखा। इसको लेकर अब पूरे अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो अलग अलग तरह की बातें कही जा रही। ये भी कहा जा रहा है कि न जाने कितने राज अपने सीने में दफन किए सत्यपाल मलिक इस दुनिया से चले गए और उन्होंने आखिरी सांस ली। इस सबके बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि आज एनडीए के जो है वो मीटिंग हुई है। इसको इमरजेंसी मीटिंग ही कहा जा सकता है। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ये तस्वीरें कहीं गए नहीं है प्रधानमंत्री जहां उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, बल्कि अपनी पार्टी के नेता यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उसके साथ साथ जो एनडीए घटक दल के जो नेता हैं उनसे अपना खुद स्वागत सत्कार अभिनंदन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया है। जयकारे लगवाए हैं,
और उसके बाद ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी है उसको लेकर प्रधानमंत्री को दरअसल धन्यवाद और दिया गया है। हालांकि ये पूछा जाना चाहिए कि ये कामयाबी सेना की है या फिर ये कामयाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। आप सोचिए जरा कि आखिर ये करने की जरूरत क्यों आन पड़ी नरेंद्र मोदी को। आखिर उन्होंने अपने नेताओं, अपने सांसदों और एनडीए के सांसदों की परेड क्यों कराई है? किस बात का डर और खौफ उनको सता रहा है? आखिर क्यों वो अपने ताकत ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम सब एक हैं, नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हुए हैं। आप 11 साल से सत्ता में हैं, एनडीए की सरकार है, बैसाखियों पर टिकी हुई सही, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? ये एक बड़ा सवाल है। सीधे तौर पर इसका जवाब ये है कि जिस तरह से पार्लियामेंट के मॉनसून सत्र में चौतरफा घिरे नरेंद्र मोदी और सरकार, जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे विपक्ष के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर आड़े हाथों लिया, और जिस तरह से राहुल गांधी ने चैलेंज किया नरेंद्र मोदी को कि अगर आपके पास इंदिरा गांधी का 50% का भी अगर आपके पास कलेजा या करेज है तो आप एक्सेप्ट करिए और आप ट्रंप का नाम लीजिए और कहिए कि ट्रंप ने सीजफायर नहीं कराया। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो ट्रंप का टी नहीं बोला। जो प्रधानमंत्री राज्यसभा में आकर जिन्होंने जवाब नहीं दिया, राज्यसभा में नहीं आए और सिर्फ लोकसभा में अपना भाषण देकर निकल लिए, कांग्रेस को उन्होंने कोसा, नेहरू को उन्होंने कोसा, और जो जवाब थे, वो जो सवाल थे वो सवाल ही बने रहे, उनके जवाब नहीं मिले। अब आप ये देखिए कि अपना स्वागत सत्कार करते हुए नजर आ रहे हो, कह रहे हैं कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है इंडिया ने, विपक्ष ने, और वो पछता रहे होंगे हर पल कि आखिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर चर्चा क्यों रखी। अब आप समझ सकते हैं, ये पूरी दुनिया के सामने है वीडियो कि, और तमाम जो भाषण है और पार्लियामेंट में क्या कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 दिन की उस बहस, उस चर्चा में, तो अपनी फजीहत को कम करने के लिए और कहीं ना कहीं जो अंदर से अपनी खुद पार्टी से, एनडीए से भी उनको जिस तरह के चैलेंजेस मिल रहे हैं, उस सबको एक तरह का एक खौल बनाने के लिए देखिए सब कुछ किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वरना आप सोचिए, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, इतने बड़े बड़े अहम मुद्दे हैं, ट्रंप लगातार धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि आप रशिया से खरीद रहे हैं, हम आपके ऊपर अब और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। उसने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया 25% का और प्लस जुर्माना। वो लगातार ये कह रहे हैं कि कैसे उसने सीज फायर कराया, कैसे वो लगातार हमें दूसरे देशों से व्यापार ना करने की धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। उस सब के बीच नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मैं आपको इंडिया गठबंधन की भी आज अहम मीटिंग हुई है, और इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हुई तो पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ नजर आया है। जिस तरह की टिप्पणी कल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से की गई, जज की तरफ से की गई, दीपांकर दत्ता की तरफ से, उसके बाद जाहिर सी बात है उनकी तमाम तरह से आलोचना हो रही है और ये सवाल किया जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को ये अधिकार है कि वो इस तरह के सर्टिफिकेट देशभक्ति के बांटे, और आखिर सच्चा देशभक्त होता कौन है और ये वो कहने वाले आखिर कौन हुए? क्या विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष अब सवाल भी नहीं उठा सकता है सोशल मीडिया पर या पार्लियामेंट के बाहर? तो इंडिया गठबंधन ने सीधे तौर पर राहुल गांधी के साथ वो खड़े आए। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष को की आवाज को सीधे तौर पर दबाने की तरह से उन्होंने देखा है और राहुल गांधी के साथ मजबूती से वो खड़े आए। उनकी आवाज से आवाज जो है वो इंडिया गठबंधन ने मिलाई है। इस सब के बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रियंका गांधी अपने भाई के फेवर में या उनके लिए एक तरह से उनके साथ एक तरह से आकर खड़ी हो गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने, जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है उस पर उन्होंने कही है। सुनिए आप प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन, ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है
और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे, कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, वो पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, इसमें भी चर्चा करिए, देश को सुनने दीजिए। हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन। तो आपने सुन लिया यहाँ पर प्रियंका गांधी को, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं कि कैसे सदन नहीं चल रहा है उसको लेकर भी, और राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर भी। उन्होंने कहा कि मेरा भाई कभी भी सेना का अपमान नहीं कर सकता है किसी भी कीमत पर, और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की सर्टिफिकेट जो बांटे या उनसे पूछे कि कौन बड़ा देशभक्त है और कौन नहीं। और इस सब के बीच मैं आपको ये बता दूं कि जगदीप धनखड़ कहीं ना कहीं अब विपक्ष के नेताओं को या फिर लोगों को जरूर याद आ रहे होंगे, क्योंकि जगदीप धनखड़ जो हैं वो एक ऐसे सभापति के रूप में उनको जाता रहा जहां उन्होंने विपक्ष को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया, उनको अपनी बात रखने का एक फ्री एंड फेयर मौका नहीं दिया। हालांकि आखिर में वो जिस तरह से बदले उसका खामियाजा उन्होंने भुगता, लेकिन कम से कम उनके रहते सीआईएसएफ तो राज्यसभा में नहीं बुलाई गई। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले इसको लेकर चिट्ठी लिखी थी, और आज उन्होंने जिस तरह की बातें कही वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सदन में सीआईएसएफ लगाया गया है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि सदन आप चला रहे हैं उपसभापति जी या फिर अमित शाह चला रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि क्या हम कोई आतंकवादी हैं कि जिनके लिए आपने सीआईएसएफ लगाई है? बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने सवाल और जिस तरह से उन्होंने पूछे हैं, सुनिए आप जरा उनको, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं। हुए थे वो तो बोल रहे थे, तो सेम लॉ उनको भी एप्लीकेबल होता है। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ही मेरे नेता है, वो नहीं है। नहीं, देखिए, जब ये भी थे, जब अपने मैंने एक जिक्र किया कि हमारे नहीं सीआईएस तो था, लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, सीआईएसएफ जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ, सीआईएसएफ नहीं है, माननीय लीडर नहीं हो गया, ये सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं, मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है। कौन चला रहे हैं? गलत आरोप है, क्योंकि उनका। तो आपने सुन लिया, यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आखिर ये सदन कौन चला रहा है। हालांकि उनकी आगे भी इसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया अपनी दी है, एक लंबी बाइट है जो उन्होंने रखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन जाहिर सी बात है कि चौतरफा नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार गिरती हुई जो है नजर आ रही है, और इसीलिए उन्हें अपनी ही पार्टी के सांसदों और अपने ही घटक दलों यानी कि एनडीए के जो नेता हैं उनसे अपना स्वागत सत्कार जो है वो करवाना पड़ रहा है। ये भी कहा गया है कि तिरंगा यात्रा पर आप जो है उन एनडीए के और सांसदों और बीजेपी के सांसदों के लिए कहा गया है कि उस पर आप थोड़ा फोकस करें। तो आप सोचिए कि बिहार में एसआईआर के बाद भी, हालांकि उसके बाद भी आप ये देखिए कि उनको लग रहा है कि बिहार में वो तमाम चीजें काम करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और जो आज जिस तरह का उन्होंने एक तरह से ताकत दिखाने की कोशिश अपनी की है, तमाम सांसदों की जो परेड करवाई है, अपने जयकारे जो लगवाए हैं, जो नारे लगवाए हैं, जिस तरह से अपने आप को ये माला जो उन्होंने पहनवाई है, वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का जो डर है
वो साफ तौर पर दिखाता है। और ये डर किसका है? विपक्ष का, और खास तौर पर एक नेता राहुल गांधी का। तभी तो एक टिप्पणी के बाद आप ये देखिए कि कैसे वो ये कहते हैं कि इससे बड़ी और कोई फटकार नहीं हो सकती। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर प्रहार है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं कि आप किसी नेता की आवाज को बंद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि वो कैसे बोले, कहां बोले, किस तरह से बोले, कितनी मात्रा में बोले, क्या सवाल उठाएं, कहां सवाल उठाएं, उसको नरेंद्र मोदी सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अपने मेहमानों के पास में जाऊंगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। दो खास मेहमानों को आप देख सकते हैं। ओंकारेश्वर पांडे जी है मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। ओंकारेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ विवेक देश पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत में ओंकारेश्वर जी आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले जाहिर सी बात है कि हम सब श्रद्धांजलि देना चाहते हैं सत्यपाल मलिक जी को, और जिस तरह से उन्होंने निडरता से सत्ता की आंख में आंख डालकर जो सवाल पूछे और आखिर तक वो झुके नहीं। जब वो अस्पताल में थे तब भी उनके घर जो है सीबीआई भेजी गई थी, ये सब हमने देखा। आखिरकार इस दुनिया से वो चले गए, और लोगों का ये कहना है कि न जाने कितने ऐसे राज थे जो उनके सीने में थे जिसको लेकर वो चले गए। एक तो ये, और दूसरा जो आज एनडीए की जो ये परेड कराई गई है सांसदों की, खुद ही अपना स्वागत सत्कार जो मोदी जी ने कराया है ओंकारेश्वर जी, और एक टिप्पणी को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आवाज खोले ओंकारेश्वर जी की। जी बोले आप। सबसे पहले तो मैं वो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का आज निधन हुआ है, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। एक ऐसे दौर में जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के अलावा संवैधानिक संस्थाएं भी सिर्फ सत्ता की तरफ झुकती रही हैं, राज्यपाल मलिक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने सत्ता के केंद्र में रहकर, सत्ता के पद पर बैठे रहकर भी सत्य के साथ कभी भी कोई भी जो है वो समझौता नहीं किया। संविधान के लिए खड़े हुए, संविधान के लिए लड़ते रहे, किसानों की आवाज बने। और इस सरकार से, जिस सरकार को माना जाता है कि वो बहुत ही असहनीय है, वो इनटॉलरेंट गवर्नमेंट है, उस इनटॉलरेंट गवर्नमेंट के समय में भी उन्होंने कठिन मौकों पर सच जो है वो कहा। मैं दो तीन एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब नोटबंदी को लेके यहाँ तक कि आम जनता भी सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए लाइनों में खड़ी थी और ये सोच रही थी कि कम से कम देश से काला धन खत्म हो जाएगा, कुछ भला हो जाएगा। सत्यपाल मलिक थे जिन्होंने राज्यपालों के सम्मेलन में सरकार को साफ साफ कहा कि इससे किसानों का बहुत जो है नुकसान हो जाएगा, आम आदमी का नुकसान हो जाएगा। पुलवामा की घटना आप याद करिए, जब 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, तो राज्यपाल मलिक ने ये कहा कि उनके रिक्वेस्ट्स को नजरअंदाज किया गया था कि उनको एयर के माध्यम से भेजा जाए, और जो कई सूचनाएं थी कि सड़क पर जो है वो खतरा है, इसको इग्नोर किया गया। और इस तरह पुलवामा को लेके उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि उनकी रक्षा की जा सकती थी अगर उनको एयरलिफ्ट करके भेजा जाता था। ये सवाल महत्वपूर्ण थे। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने एक बहुत गंभीर जानकारी दी कि उनको, उनके सामने जो है वो 300 करोड़ के घूस का, रिश्वत का प्रस्ताव रखा गया था, और वो भी संघ के एक महत्वपूर्ण नेता के द्वारा, जिसको उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में उसी मामले में लगभग उनके खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हुई। अरविंद केजरीवाल ने आज सवाल उठाया कि उनके खिलाफ जो सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई, हालांकि उसमें भी कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया था उस पर कोई इंक्वायरी नहीं। तो आज सत्यपाल मलिक को देश के किसान, देश के गरीब, लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, वो सभी लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में सत्य हो, संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र का शासन हो। तो उनको नमन करना चाहेंगे। आपने दूसरा सवाल एनडीए को लेकर उठाया, और उससे पहले राहुल गांधी पर एक माननीय जज की टिप्पणी,
मैं ये समझता हूं कि वो टिप्पणी या तो बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर बहस होनी चाहिए, या फिर इसको इग्नोर कर देना चाहिए। आपका ये सवाल है कि किसी को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए कि नहीं, और ऐसे मुद्दे उठाने पर उसकी राष्ट्रभक्ति को लेकर सवाल उठाता है। तब तो इस देश में किसी भी पुलिस में, सीबीआई में, ईडी में कोई जांच के लिए कोई अनुरोध ही ना करे। ये बेसिक चीज है कि आप किसी पुलिस में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं कि भाई साहब मेरा ये कंप्लेन है, तो वो लिख लेता है। अगर उसको डाउट होता है तो कहता है कि हम एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराएंगे, और जरा भी सब्सटेंस दिखाई देता है तो उसमें एफआईआर करा देता है। लेकिन वो जाता है, जांच के लिए अनुरोध करता है या बात कहता है। अगर राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया और उसके तमाम वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, सोनम वांगचुक के मौजूद हैं, आर्मी चीफ ने कहा है, तमाम लोगों ने कहा है कि वहां पर 2000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है जमीन चीन ने कब्जे में कर ली है। जब 1962 के बाद के चीन के कब्जे पर सवाल उठाना देशभक्ति के खिलाफ नहीं है, तो इस पर कैसे देशभक्ति के खिलाफ हो जाएगा? और दरअसल यही देशभक्ति है। देश को सच बताना ही देशभक्ति है, देश से सच छुपाना देशभक्ति नहीं है। इस पर बहस तो अलग से हो जानी चाहिए, लेकिन ये अदालत की कार्रवाई और उस पर राजनीतिक टिप्पणी, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी तरह से उचित है। और इसको सभी लोगों ने देखा है कि भाई ये क्या चीज है। अब उस पे एनडीए में थोड़ी खुशी है, थोड़ी राहत है, क्योंकि संसद में पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर को लेके विपक्ष ने पूरी तरह सरकार को एक्सपोज किया, सवालों के घेरे में डाल दिया, और वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्हीं राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ दो बातें कह दीजिए। एक बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और उनके हस्तक्षेप से ये युद्ध विराम नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कह दीजिए कि कोई विमान नहीं गिरा। नहीं कह पाए। युद्ध विराम क्यों हुआ, इसको लेके अमेरिका 30 बार से ज्यादा कह चुका है, और हम सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि आपकी डेड इकोनॉमी है, हम सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री भी मान चुके हैं कहीं ना कहीं, और सीडीएस कह चुके हैं, कैप्टन शिव कुमार कह चुके हैं, एयर चीफ कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। और आप स्वयं कह रहे हैं हाउस में कि वहां से 1000 ड्रोन आ रहे थे। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर आप करने गए थे, और 1000 ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा था, और आपने कहा कि उसको मार गिराया। तो बस इतना ही काम था। कोई 1000 ड्रोन भेजेगा तो हम मार गिरा के चुप हो जाएंगे, अचानक हम युद्ध विराम कर देंगे। ये बात किसी को पच नहीं रही, किसी को समझ नहीं आई कि जो पार्टी ये कहती थी कि हम तो पीओके ले लेंगे, इन्होंने पीओके क्यों नहीं दिया। वो अचानक कह रहे हैं कि उधर से हमले आ रहे थे और हमने सबको मार गिराया, उसके बाद चुप हो गए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में दौरे पर जाके कहा, जम्मू में, कि यहाँ इतनी गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से हुई जितनी आजादी के बाद से नहीं हुई थी, और उसमें सिविलियन कैजुअलिटी हुई। उन्होंने चर्च पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, और तमाम गुरुद्वारों पे, सब पे हमले किए। स्कूलों पे, जी। कॉलेजेस पे हमले किए। वो आपने देखा है कि राहुल गांधी ने पब्लिकली वहां के 22 जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको गोद भी लिया है। तो वो ऑर्फन हुए हैं तभी गोद लिया है ना। और आप सबको इग्नोर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या आप पहलगाम में शहीद हुए भारतीय नागरिकों की शहादत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या जम्मू में जो लोग शहीद हुए, जो मारे गए, उनकी शहादत को आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा है। ये झूठ और ढकोसला इस देश को अच्छी तरह समझ में आने लगा है कि आप कहते हैं कि हमने सेना के हवाले छोड़ दिया था, फिर सेना के हाथ बांध देते हैं, युद्ध विराम कर देते हैं, और उसके बाद जो है देश पूछता है सवाल तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस बात का सेलिब्रेशन है? वहां कौन से वो बिल्कुल। जो है अचीवमेंट आपने हासिल कर ली? तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिससे सरकार जो है एक्सपोज हो रही है, और सरकार चारों तरफ से गंभीर दबाव में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। ये स्थिति आज बनी हुई है। जी। जी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और यही मेरा सवाल भी है। रविंद्र श्रवण भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मैं विवेक जी के पास आऊँ इससे पहले क्विक टिप्पणी रविंद्र जी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, ये जो मोदी जी अपने आप को मालाएं जो पिनवा रहे हैं, अपने जयकारे जो लगवा रहे हैं, ये परेड जो करवा रहे हैं,
ये जो कह रहे हैं कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, अब आइंदा से ऐसी गलती शायद नहीं करेगा, हम चाहते हैं बार बार ऐसी गलती करे विपक्ष, इस तरह के मुद्दे उठाए, और फिर राहुल गांधी को की हुई टिप्पणी में कहते हैं कि इससे बड़ी और कोई फटकार नहीं हो सकती। ये एक देश के प्रधानमंत्री हैं। सवाल ये उठ रहा है, 11 साल से आपकी सत्ता है, किस बात का आपको डर है कि आप ताकत दिखा रहे हैं अपनी, आप तमाम जो एमपीज हैं उनकी परेड करवा रहे हैं और अपने ही नारे खुद लगवा रहे हैं। जी नमस्कार बुशरा जी और ओंकारेश्वर जी और विवेक भाई को भी नमस्कार, सब दर्शकों को। मैं भी भाई ओंकारेश्वर जी की तरह आज की बातचीत की शुरुआत सत्यपाल मलिक जी को ही श्रद्धांजलि देके करूंगा, क्योंकि देखिए जिस दौर में तमाम संवैधानिक संस्थाएं और उन पर विराजमान जो लोग हैं वो बिल्कुल खामोश हो गए, जब हम लोग पिछले 11 साल से ये बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के तमाम संवैधानिक इदारे इस वक्त धीरे धीरे रसातल में समा रहे हैं, और जिस मेहनत के साथ हमारे फोर फादर्स ने क्रिएट किया था, बनाया था, और जिस विजन के साथ बनाया था, वो विजन चकनाचूर हो रहा है और हम लोग बैठ के केवल देख रहे हैं मूक दर्शक बन के। ऐसे में एक सशक्त बुलंद आवाज ऐसी थी जिन्होंने सोने के सिंहासन पर गवर्नर हाउस में बैठकर लगातार सड़क पर आंदोलन कर रहे किसानों की आवाज उठाई, जिन्होंने अपने पद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा कि मेरी ये कुर्सी रहेगी कि नहीं रहेगी। उन्होंने कुर्सी से भी बड़ा उस जनमानस की आवाज को समझा जो सड़क पर अपने हुकूक के लिए मांग कर रही थी। तो मुझे लगता है ये दिन, आज का दिन, एक ऐसी बड़ी आवाज सत्यपाल मलिक की थी जो आज खामोश हो गई है। और सत्यपाल मलिक जो है वो हमेशा उनको याद किया जाएगा कि सत्ता इस तरह की जो कठोर सत्ता थी, जो किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसकी आंखों में आंखें डाल के और केवल अपने नैतिक साहस की वजह से वो ये कर पाए। जिस व्यक्ति को 5 बरस के कम समय में 4-4, 5-5 राज्यों में घुमा दिया राज्यपाल के तौर पर, जिनको बिहार से शुरू किया गया, उसके बाद एडिशनल चार्ज उड़ीसा का दिया गया, जम्मू कश्मीर, गोवा और उसके बाद मेघालय में उनकी रिटायरमेंट की गई। 5 बरस के अल्प समय में उनको इतना घुमाया, और उनका जो 1.5 साल का जो कार्यकाल था बुशरा जी, खास तौर पर जम्मू कश्मीर का, वो बेहद ऐतिहासिक है। और मुझे लगता है कि ये इतना ऐतिहासिक समय था कि अगर उस दौर में सत्यपाल मलिक वहां ना होते तो हम लोगों को बहुत सारी सच्चाई है जो कभी मिल ही नहीं सकती थी। हम लोगों को इस बात का पता नहीं लग सकता था कभी भी कि अगर एक राज्यपाल देश के प्रधानमंत्री से बात करना चाहे तो उसको इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई पुलवामा की, और वो मुख्यमंत्री राज्यपाल जो पीएम से बात करना चाहते हैं और उनको 6-6, 7-7 घंटे लग जाते हैं बात करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कहीं शूटिंग कर रहे थे और वो ऐसे एरिया में थे जहां पर फोन पे बात नहीं हो सकती। क्या एक पीएम जो है वो उनसे फोन पे बात करना किसी राज्यपाल के लिए इतनी बड़ी विकट परिस्थिति में इतना मुश्किल काम है? ये अगर वो ना होते सत्यपाल मलिक तो ये देश कभी नहीं जान पाता जी। वो ये कभी नहीं जान पाता कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी रिश्वत को ठुकरा दिया। ये तमाम बातें उन्होंने उनके नैतिक साहस की वजह से आज देश को पता लगी, और उसके बाद वो अपनी बातों पर खड़े रहे। उनके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी करने की थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हटे और लगातार उन्हीं बातों पर जो उन्होंने कही थी उनको दोहराते रहे। और ये मुझे लगता है हम सबको एक ताकत देता है, संबल देता है ऐसे कठिन दौर में, जब हर आदमी सत्ता के डर से घबराया हुआ है, लेकिन उन्होंने आंखों में आंखें डाल के सच्चाई के साथ खड़े रहे। गुजरात जी, दूसरी बात आपने कही राहुल गांधी और विपक्ष ने जो आवाज उठाई, देखिए बात वही है, जिस संवैधानिक इदारे की ताकत को बचाने के लिए सत्यपाल मलिक ने आवाज उठाई थी, आज उसी दूसरा जो संवैधानिक इदारा है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, आज उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक जज ने इस तरह की टिप्पणी की है। अगर जज साहब जो है वो अपनी टिप्पणी पर कायम है तो उनको ये टिप्पणी ऑर्डर में लिखनी चाहिए, उनको ये टिप्पणी अपने आदेश में चिन्हित करनी चाहिए और हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहिए कि सच्चा देशभक्त कौन है। वो केवल जुबानी जमा खर्च क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्होंने अपनी इस टिप्पणी के बाद आदेश जारी नहीं किया और ये बात उस ऑर्डर में जारी नहीं की जिसको कि चैलेंज किया जा सकता था? उन्होंने ये बात बोली और उसके बाद लिखा नहीं उन्होंने। अगर इतनी महत्वपूर्ण बात है, एक व्यक्ति इतने बड़े पद पे बैठा है और राहुल गांधी को भगवान का अवतार तो है नहीं, उन्होंने अगर गलत बात बोल दी तो उनको बिल्कुल रिप्रिमाइंड किया जाना चाहिए और उनको इतनी सजा मिलनी चाहिए कि बाकी लोगों को पता लगे। हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, रोज टीवी पे बैठते हैं, हो सकता है हम भी गलत बात बोल दें, हमारे लिए भी तो वो भाई हमको कहाँ से गाइडलाइंस मिलेंगी?
संविधान की जो विश्लेषण है उसका एक्सप्लेनेशन तो सुप्रीम कोर्ट ही देगा ना। सुप्रीम कोर्ट ये बात बोलना चाहिए था कि राहुल गांधी ने गलत बोला है और मैं ये ऑर्डर में लिख रहा हूं। तो भैया ओंकारेश्वर पांडे जी, विवेक देश पांडे जी, रविंदर शौरान, तुम भी ध्यान रखो इस बात का। हम लोगों को सीख मिलती, हम लोगों को उस सीख से क्यों वंचित कर दिया गया? हम लोगों को बता देते ना, और पूरे देश को बताते उसके माध्यम से, लेकिन वो नहीं किया। केवल एक बात बोल दी, वहां पर मीडिया खड़ा था, उसने पिक कर लिया। और इससे तो यही जाहिर होता है कि ये तो खाली ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का काम हुआ। असली काम जो सुप्रीम कोर्ट का था वो तो किया। वो करते तो सबको अच्छा लगता। और आज ये बात जो प्रियंका गांधी ने भी कही है और बाकी लोगों ने भी जो बात कही है कि एक नेता प्रतिपक्ष क्या बोले और कहां बोले, नेता प्रतिपक्ष क्या बोले और कहां बोले। अब विपक्ष का केवल विपक्ष जो है बुशरा जी, वो क्या संसद के कुर्सियों तक महदूद होता है क्या? संसद के बाहर जो कारगुजारियां एक हुकूमत करती है उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला हर व्यक्ति विपक्ष है। उसके खिलाफ जो अपनी बातों को रखेगा हर वो इदारा तो विपक्ष है जी। सीएजी जो होता है क्या है? सीएजी विपक्ष का काम नहीं करता क्या जब वो सरकार की उन गलत नीतियों को दोषी ठहराता है, जिसमें उन्होंने कितनी बार हमने देखा कि घोटाले की बात आती है, आंकड़ों के साथ बाजीगरी की होती है। सीएजी किसका काम कर रहा होता है? सीएजी सरकार का तो काम नहीं करता। जब सुप्रीम कोर्ट ये बातें कहता है कि आप ये कानून गलत बनाया, एनजेएसी कानून बना, संसद ने पारित किया, विपक्ष ने उसका विरोध किया, जब सरकार नहीं मानी, कानून पास किया गया, तो उसको कहां से हम लोगों को राहत, पूरे देश को कहां से उस कानून को खत्म करने का आदेश मिला? सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसका काम किया? सरकार का तो नहीं किया ना, सरकार के खिलाफ ही काम किया ना उन्होंने। तो जब ये सब काम विपक्ष का, मतलब ये थोड़ी है कि विपक्ष का आदमी केवल संसद के भीतर है या किसी विधानसभा के भीतर है। वो व्यक्ति तो हर उस बुलंद आवाज का प्रहरी है ना, जो सरकार के खिलाफ या सरकार की आंखें खोलने के लिए काम करती है। तो उसको वहां तक महदूद करने के काम तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम तो है उस आवाज को और बुलंदी दे। उसका तो काम है कि अगर वो आवाज कहीं धीमी पड़ रही है तो उसको ताकत दे। हमारे फोर फादर्स ने संविधान सभा में, बुशरा जी, सबसे ज्यादा वक्त अगर किसी बात पर बहस करने में बिताया तो वो क्या था? वो था हमारे मौलिक अधिकार। सबसे ज्यादा वक्त 3 साल तक हमारी डिबेट चली है। सबसे लंबे वक्त तक अगर किसी बात पर डिबेट हुई संविधान सभा में तो वो हुई मौलिक अधिकारों पर। और मौलिक अधिकारों पर बहस होने के बाद जब हम लोगों ने हिंदुस्तान के लोगों को मौलिक अधिकार दे दिए, तो आखिरी के दिन, बहस के आखिरी के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमने अपने देशवासियों को बहुत कम अधिकार दिए, हमें और देना चाहिए था। अब उन लोगों को, इतने महान लोगों को लगता था कि उन्होंने कम दिए हैं। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन हमने जो दे दिए, इसके बाद आने वाली जनरेशन जो हैं, हमें उम्मीद है कि वो बहुत बुद्धिमान होंगी और वो खुद को इससे ज्यादा ताकतवर बनाएंगे हमारे नागरिकों को। आज अगर अंबेडकर होते और वो देख रहे होते कि उन्होंने जो अधिकार दिए थे उनको, अरे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन ही तो है एक सबसे बड़ा अधिकार। नहीं तो देखिए बुशरा जी, आखिरी बात कह दूं, मुझे लगता है आपका समय भी कम है। हिंदुस्तान और चीन हमसे किसी भी बात में आगे निकल सकता है, लेकिन क्या चीन कभी एक ओंकारेश्वर पांडे पैदा कर देगा? क्या चीन क्या कभी रविंदर शौरान पैदा कर देगा? चीन कभी वो व्यक्ति पैदा कर देगा जो चीन की सरकार की आंखों में आंखें डाल के बोल दे? चीन कभी नहीं पैदा कर सकता। चीन हमसे ज्यादा मिसाइल बना सकता है, चीन हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी बना सकता है, पुल बना देगा, लेकिन वो आवाज कहां से लेके आएगा जो सरकार को घेरती है? वो सरकार को घेरने वाली आवाज तो हिंदुस्तान में ही पैदा होती है, वो तो यहीं पैदा होती है। क्यों? कि हमने संविधान बनाया। उस संविधान का बेस मूल क्या है? मूल है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उसी को किल अगर कर दिया जाएगा तो क्या बचेगा? तो ये जो जिस तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये टिप्पणी जो की गई है वो कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करती है, लेकिन सवाल ये भी कि कैसे एक देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो तीसरी बार चुनकर आए हैं, वो आप देखिए कि इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी बीजेपी तो सेलिब्रेट कर ही रही है, पूरा मीडिया जो है उसने दिन भर कल इसी को ही चलाया। ऐसा लग रहा था कि इससे जरूरी और कोई मुद्दा नहीं है। इससे आप समझिए कि राहुल गांधी का कितना खौफ है, इसको भी समझा जा सकता है कि एक शख्स पर की गई टिप्पणी को कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस तरह से इसको कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे बड़े और कोई फटकार नहीं हो सकती। विवेक जी, आपके पास मैं आ रही हूँ
ये जो एनडीए की बैठक हुई है और जो परेड कराई गई है, इसके क्या मायने आपको लगते हैं? ये आपको डर लगता है? ये ताकत दिखाने का लगता है? ये जो पार्लियामेंट में जिस तरह की एक तरह की बेइज्जती हुई है, ये उसमें कहीं ना कहीं एक इज्जत पाने का एक मौका, और क्या कैसे देख रहे हैं आप उसको? क्योंकि कोई मतलब नहीं दिखता है जो आज ये परेड कराई गई है। बाकायदा तौर पर जेपी नड्डा और वो चल रहे हैं आगे, पूरे सांसद जो है पीछे चलते हुए जा रहे हैं, फिर मोदी जी को मालाएं पहनाई जा रही है और फिर नारेबाजी की जा रही है। जी मिश्रा जी, ये जो मोदी जी का हमेशा की तरह एक प्रोपेगेंडा वाला शो होता है, और उन्होंने हजारों ऐसे शो किए हैं, उसमें ये एक नया शो है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी की इनसिक्योरिटी का जो एक बढ़ता हुआ सेंस है वो दिखता है। ये शुरू होता है 2024 के लोकसभा इलेक्शन के जो नतीजा है वहां से, जब बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी और सिमट गई 240 में। तब से जो एक इनसिक्योरिटी मोदी जी को लगी हुई है, उनको उसके चलते पिछले 2 साल में, 2-3 साल में जो भी, जब से वो नया उनका टर्म शुरू हुआ है, तब से जो कुछ भी उनकी हरकतें हैं, उसको उस इनसिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहिए। और ये सिर्फ 240 तक लोकसभा में सीटें सिमट गई, वहां से इनसिक्योरिटी नहीं आती, सिर्फ वही एक फैक्टर नहीं है। इतने फैक्टर्स इनसिक्योरिटी के जुड़ गए हैं पिछले लगभग 2 साल में। एक तो फैक्टर है आरएसएस, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। वो तो ठीक है, मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने मिलके इनकी सरकार को प्रॉप अप कर लिया है, और उनके भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो सरकार चलेगी, वो ठीक है, उसका दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। ऑफ कोर्स उसकी गारंटी कुछ भी नहीं दी जा सकती, पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो एक हैंगिंग स्पोर्ट तो है ही, कि क्रचेस पे सरकार चल रही, ये तो है ही। लेकिन उसके बाद पिछले 2 साल से जो आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो तनाव है, मतलब वो लोकसभा चुनाव के समय से ही शुरू हुआ था, जब जेपी नड्डा ने कहा था हमको भी आरएसएस की जरूरत नहीं है। और पहली बार स्पष्ट हुआ था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में बहुत ज्यादा तनाव है। उस वक्तव्य से स्पष्ट हुआ था, और वो तनाव सिर्फ वहां से शुरू नहीं हुआ, वो पहले से ही था, मतलब उसके पहले से ही वो तनाव शुरू हुआ था। लेकिन इतनी हिम्मत बढ़ गई थी बीजेपी की कि बीजेपी के अध्यक्ष ये कहे बैठे, वो भी मीडिया में कहे उन्होंने, कि भाई हमको अभी आरएसएस की जरूरत नहीं, हम इंडिपेंडेंट है, अपने बलबूते पर हम चुनाव जीत सकते हैं, अभी हमको हैंड होल्डिंग की जरूरत। इतनी हिम्मत नड्डा साहब कर पाए, वो इसलिए कर सके क्योंकि नरेंद्र मोदी की का शय था उनको। वो तो बिना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के परमिशन के वो कह ही नहीं सकते। तो ये जो एक बीजेपी ने आरएसएस के खिलाफ एक स्टैंड ले लिया था, और आरएसएस ने फिर, आरएसएस प्रमुख ने उसके बाद जो भी वक्तव्य आए उनके, उनमें जो नरेंद्र मोदी ने टॉन्ट्स लगाए, मतलब डायरेक्ट नरेंद्र मोदी नाम न लेते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में बातें कही, वो भी जनता के सामने है। और अध्यक्ष पद को लेकर जो अड़ा हुआ है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद संजय जोशी का ही नाम हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद संजय जोशी का ही नाम हो जो आरएसएस आगे कर रहा है कि भाई यही बनेंगे। तभी तो इतना समय लग रहा है, तभी तो 4-5 महीने हो गए कि अध्यक्ष पद के लिए कोई व्यक्ति का चुनाव फाइनल नहीं हो रहा है। तो आरएसएस पूरी तरह से दबाव मोदी पर बना रहा है। तो ये एक फैक्टर है, आरएसएस एक फैक्टर है, एक का 240 का आंकड़ा लोकसभा में मेजोरिटी न मिलना, ये एक फैक्टर है। तीसरा जो इंटरनेशनल फैक्टर है, जिसमें अमेरिका दबाव बना रहा है, ये ही लोग हैं जो एक समय में एक बार फिर एक बार ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे, होम हवन कर रहे थे, और मोदी जी अपने ट्रंप साहब की दोस्ती का हवाला देते हुए अमेरिका और भारत के रिश्ते कितने अच्छे हैं और कितने म्यूचुअली बेनिफिशियल, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ये जो है, अभी ट्रंप ने जो दबाव बनाया है, ट्रेड निगोशिएशंस फाइनल नहीं हो पा रहे हैं, और ट्रंप आए दिन भारत की बेइज्जती कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है कि हमारे सरकार ने उनको कंडेम करना चाहिए, लेकिन मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ये जो 3-4 फैक्टर्स मोदी जी के खिलाफ, और बीच में जो धनखड़ वाला प्रकरण हुआ, उससे बीजेपी के अंदर, मतलब बीजेपी पार्टी के अंदर की जो एक
इम्प्लोजन वाली स्थिति बनी हुई दिख रही है कि पता ही नहीं चला किसी को कि धनखड़ और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है, और सडनली धनखड़ जी का रेजिग्नेशन आया। तो बीजेपी में बहुत बड़े लेवल पर एक उथल पुथल चल रही है अंदर से। हो सकता है कि प्रो मोदी एंटी मोदी ऐसे दो कैंप हो, बात कोई बाहर कर नहीं रहा, लेकिन बीजेपी के अंदर भी एक डर का माहौल है। और एक कैंप ऐसा है जो आरएसएस को सपोर्ट करने वाला है और जो मोदी से फिर भी डरता है, क्योंकि मोदी और शाह का जो रिजीम है, जिस तरह के एक डर का माहौल पैदा करके वो सत्ता चला रहे हैं पिछले 12 साल से, उससे बीजेपी के अंदर का ये आरएसएस वाला कैंप भी डरा हुआ है। तो ये बीजेपी के अंदर की एक उथल-पुथल, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कम हुआ संख्या बल और आरएसएस का प्रेशर, ये सारे जो फैक्टर्स है, ये मोदी जी को घिरे हुए हैं और मोदी जी को पता नहीं चल रहा है कि इसमें से कैसा निजात पाया जाए। तो वो ब्रेवाडो वाले एक मोड में चले गए हैं। वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत एट ईज है, या फिर वो उनको किसी तरह का डर नहीं है। वो हमेशा इस तरह का दिखावा करते हैं। तो वही दिखावा आज ये जो परेड किया गया उसमें से हमको देखने को मिला है। लेकिन ये बेसिकली इनसिक्योरिटी में से आया हुआ एक परिदृश्य है। ये और आने वाले 1-2 साल में जब 75 साल के हो जाएंगे मोदी जी, उसके बाद पता नहीं 75 तो अभी अगले महीने में ही होने जा रहे हैं। वो इतनी जल्दी वो सत्ता छोड़ेंगे इस तरह के कोई आसार अभी तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में ऐसी परिस्थिति बनेगी उनके लिए कि शायद उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या फिर उनको मजबूरन सत्ता छोड़नी पड़ेगी। जी इतने सारे फैक्टर्स अभी उनके खिलाफ चले गए और राहुल गांधी और अपोजिशन जिस तरह से हमलावर है और राहुल गांधी जिस निडरता के साथ मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, और इंडिया अलायंस में भी एक यूनिटी का फैक्टर स्ट्रांग होते हुए हमको दिख रहा है। ममता बनर्जी ने अपने मतलब जो तृणमूल कांग्रेस जिसने किनारा कर लिया था इंडिया अलायंस के साथ, ममता बनर्जी ने अपने सारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है उनको ये कहा गया है कि इंडिया अलायंस के साथ में अपना तालमेल बढ़ाइए। तो अभी एक यूनिटी का प्रोसेस इंडिया अलायंस में स्ट्रांग होते जा रहा है और इधर मोदी जी वीक होते जा रहे हैं। तो ये सारा जो परिदृश्य है उसको देखते हुए आने वाले जी 1-2 साल के अंदर, मतलब मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कहूंगा कि 75 साल के मोदी जी हो जाएंगे, बिल्कुल उस समय कुछ हो जाएगा, लेकिन 1-2 साल में ही मोदी शाह के रिजीम में एक बहुत बड़े बदलाव की पॉसिबिलिटी का अंदेशा मुझे हो रहा है ये सारी चीजें देखते हुए। तो आने वाले समय में मोदी क्या करेंगे, अगर ये सारी बातें हमको समझ में आती तो उनको तो जरूर समझ में आती होगी। तो उसको किस तरह से वो निपटाएंगे, उस परिस्थिति के साथ किस तरह से वो निपटेंगे और क्या करेंगे, और क्या-क्या सत्ता में कायम रहने के लिए और क्या-क्या करेंगे, ये देखना होगा। तो अभी फिलहाल बहुत इंटरेस्टिंग जी भारत की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है और ये सारा जो है मोदी जी के इनसिक्योरिटी में से आई हुई परिस्थिति है। मिश्रा जी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और ज़ाहिर सी बात है ये सब कुछ जो है वो बहुत कुछ दिखाता है। ऐसे ही नहीं धुआँ है, कहीं तो आग लगी है, जिसका धुआँ, जिसका गुबार जो है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। जब अचानक जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा माँग लेना, वो भी अपमानजनक तरीके से, उनकी तबीयत खराब है, वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, ना कोई उनसे मिला है, ना वो किसी से मिले हैं, न जाने वो उस एक इस्तीफे के बाद वो कहाँ चले गए हैं, रहस्यमय तरीके से वो भी किसी को नहीं पता चल पा रहा है। ये भी बहुत कंसर्न की बात होनी चाहिए। लेकिन ओंकारेश्वर जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि बिहार ये कॉफिन में आखिरी नेल की तरह साबित होगा? जो अभी बात कह रहे हैं विवेक जी, 1-2 साल, क्या आपको लगता है वो 1-2 साल को थोड़ा हम फॉरवर्ड कर लें, मतलब उसे और पीछे कर लें हम, और अगर बिहार गया तो फिर तो सीधे तौर पर उसके निपटते ही निपट सकते हैं मोदी जी, और वो पूरा चैलेंज उन्हें मिल रहा है। इसी वजह से तो उन्हें परेड करानी पड़ रही है कि देखिए सब मेरे साथ है। ये देखिए, एक टिप्पणी को लेके उन्होंने एनडीए के सेलिब्रेशन को वो कर दिया और देश हंस रहा है, देख रहा है कि आप अपने आप को खुद झूठा बनाने में रोज लगे हुए हैं, माला पहनाने में लगे हुए हैं,
सेना ने क्या किया, न सेना ने सवाल खड़े किए और आप माला पहना रहे हो। किसको माला पहना रहे हो भाई? भाई जब एयर चीफ कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में कोई डिलीवरी नहीं हुई, सीडीएस कह रहे हैं कि कितने गिरे ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन क्यों गिरे ये महत्वपूर्ण है। कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि हाथ बांध दिए थे। पुलवामा से लेके पहलगाम तक आप आतंकवाद रोक नहीं पा रहे हैं और झूठ मूठ कार्रवाई करने की कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि 1000 ड्रोन उधर से आ रहे थे। तो आपने रक्षा के मसले पे सरकार देश को जो है पूरी तरह से निराश कर दिया है कि ना आप आतंकवाद रोक पाए हैं, न गलवान से लेके और ऑपरेशन सिंदूर तक आप देश की सुरक्षा कर पाए हैं। उस पे आप झूठी दलीलें स्वयं दे लीजिए। आप कहिए कि चीन और पाकिस्तान एक खड़ा था। राहुल गांधी ने आपको चेतावनी दी थी कि आप चीन पाकिस्तान को एक मत होने दीजिए, आपने कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा और फिर उसी चीन से आप जो है रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। विदेश मंत्री जा चुके हैं, आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं। इस महीने के अंत में आपका भी चीन का दौरा होने वाला है। बड़ी अजीब विदेश के मोर्चे पे हिंदुस्तान ने और पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपकी क्या फजीहत हो रही। पिछले 75 सालों में हिंदुस्तान की इतनी फजीहत किसी ने नहीं कराई थी और किसी ने इतना सुना नहीं था। एक बार खड़े होके आप बोल देते, उसी ट्रंप को उन्हीं के व्हाइट हाउस में ओवल हाउस में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति बोल चुके हैं, जेलेंस्की किस तरह उनसे लड़ाई कर चुके, कनाडा कह चुका कि कनाडा इज नॉट फॉर सेल, अदर कंट्रीज ने उनको साफ साफ उनके मुंह पे कह दिया है। आप क्यों नहीं कह पा रहे? आप 140-46 करोड़ के देश के इतने ताकतवर मुल्क के प्रधानमंत्री हैं और वहां आप एक लाइन नहीं बोल पा रहे, दूसरों से कहवा रहे हैं विदेश मंत्रालय से, इससे उससे। उनका स्टेटमेंट तो डायरेक्ट है ना, वो स्वयं बोल रहे हैं ना। तो आपको भी डायरेक्ट बोलना चाहिए ना, स्वयं बोलना चाहिए ना कि ये सच है और ये सच नहीं है। तब तो कम से कम देश का मान सम्मान रहता। तो मैंने कहा आर्थिक मोर्चे पे जो स्थितियां हैं वो देश देख चुका। हम 5 ट्रिलियन के हो गए 2024 में। अगर हमारे अर्थव्यवस्था के साथ इस तरह का अन्यायपूर्ण जो है वो कदम नहीं उठाया जाता, 2-2 बार डिमोनेटाइजेशन, कमाल है। पहले आप 500 का नोट उसको 1000 का नोट हटाते हैं और 2000 का इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर 2000 का हटाते हैं। इससे कितना हुआ देश का नुकसान? क्या कौन सा काला धन आया? कौन सा आतंकवाद खत्म हो गया? इन्हीं इन्हीं कारणों को बताते हुए आपने डिमोनेटाइजेशन किया था ना। और माला आप स्वयं पहनते हैं, यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसी और की नहीं है। इसीलिए लोग बेकार गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं या रक्षा मंत्री पे सवाल उठाते हैं या विदेश मंत्री पे। जब माला आप पहनते हैं तो सारी जिम्मेवारी आपकी है और आप उसमें विफल रहे हैं चारों तरफ से। तो गोदी मीडिया के सहारे आप देश को ये बताना चाहते हैं कि मैंने कुछ बड़ा तीर मार लिया। आप बताइए, राजनाथ सिंह कहा करते थे कि बलूचिस्तान तो स्वयं चल के आ जाएगा, आ गया क्या? गोदी मीडिया ने दिखाया था कि लाहौर पर हम पहुंच चुके हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो चले अब वहां कुछ प्लॉट व्लॉट खरीदा जाए लाहौर में, पाकिस्तान में। ये सब विफलताओं के मतलब अंबार लगे हुए हैं, झूठ का अंबार बिल्कुल। लगा हुआ है। उस बीच में आप परेशान हैं और झूठ बाहर वालों से ही नहीं, भीतर वालों से भी बोल रहे हैं। आप संघ जिसने पैदा किया उसी को कह रहे हैं कि नहीं बेटा बहुत बड़ा हो गया है, अब आपकी जरूरत नहीं है, अब आपकी जरूरत ही नहीं है मुझे। कमाल है। तो ये इस तरह के हालातों में आप जो है डिस्पैरेट फैसला कर रहे हैं। अभी आप मालदीव गए थे और आप वहां 5,500 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दे आए। कमाल है। मालदीव तो एक मुस्लिम देश है, 98% लोग मुसलमान हैं। क्या आप देश को बताएंगे कि वहां के एक मुसलमान कंट्री को आपने 5,500 का लाइन ऑफ क्रेडिट क्यों दे दिया? और क्या आप कंपेयर करेंगे कि जो सराउंडिंग आपके नेबरहुड कंट्रीज हैं उनको कंपैरेटिवली कितना दिया? फॉर एग्जाम्पल हिंदू राष्ट्र नेपाल को कितना दिया? उसको 300 करोड़ और इसको 5,500 करोड़। क्या है ये? किस तरह का बैलेंस है? किस तरह की डिप्लोमेसी है? एक नहीं अनेक मोर्चों पे आपको ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने क्यों पड़े पूरी दुनिया में समझाने के लिए? कोई कंट्री आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, कोई इंपॉर्टेंट जो है वो इंटरनेशनल फोरम आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये जो है कब तक आप लोगों को बहकावे में भुलावे में रख सकते हैं? इसीलिए संघ चाहता है कि नहीं, अब जो है 75 साल हो गए हैं तो शाल ओढ़ लेना चाहिए। आपने माला ओढ़ लिया है, शाल भी ओढ़ लीजिए
और वो बिल्कुल सम्मान के साथ जो है, जैसे आप कहा करते थे कि झोला उठा के चल देंगे, तो सम्मानजनक विदाई होनी चाहिए, कोई असम्मान नहीं। राहुल गांधी के सवालों को लेके देश में जो है वो पूरी हलचल मची हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स का एक इम्पोर्टेंट सर्वे आया था जो उनके उस पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में किया, 3 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया उसमें, और राहुल गांधी के स्पीच को 85% लोगों ने लाइक किया, आपके स्पीच को 7% और उतने ही 7% अखिलेश यादव के स्पीच को लाइक किया। तो जमीन पर लोग जान चुके हैं कि अब ये धुआं नहीं है। आपने कहा ना कि धुआं धुआं, चारों तरफ आग ही आग है, धुआं तो कम निकल रहा है, धुआं तो छुपाया जा रहा है। इसलिए जो है ये हालात आज आ पड़े हैं, और मुझे लगता है कि संघ के वरिष्ठ नेता, 100 साल का संघ हो रहा है, तो उसको देखेंगे कि भाई क्या वास्तव में ऐसी ही सरकार देना चाहते थे आप, क्या वास्तव में इसी रास्ते पे आप चलना चाहते थे। वो कोई ना कोई फैसला जरूर करेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। लगभग देश की पूरी स्थिति को आपने यहाँ पर खोल कर रख दिया, और कैसे हर मोर्चे पर मोदी जी परेशान हैं, घिरे हुए हैं चौतरफा, अंदर से भी बाहर से भी हर तरफ से उन्हें चैलेंज मिल रहा है, और यही वजह है कि उन्हें सब कुछ करना पड़ रहा है जो हम फिलहाल देख रहे हैं, और ये हास्यास्पद ही लगता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्या रविंद्र जी, संक्षेप में आपकी टिप्पणी पे विवेक जी आकर मैं आपके पास में आ रही हूँ कि क्या जो इंडिया गठबंधन की जो मजबूती नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा सा हमें लगा था कि उसमें कोई दरार पड़ती हुई या थोड़ा ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी के लिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने जान फूकी है। ये भी बताया गया कि उन्होंने अलग अलग नेताओं से फोन पर बात भी की और उनको एक साथ एक मंच पर वो लेकर भी आए। क्या आपको लग रहा है कि इस जो ताकत दिख रही है, जो एकजुटता दिख रही है पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, उसकी वजह से भी ये एनडीए की ये परेड कराई गई है? बुशरा जी, इंडिया गठबंधन के बनने के बाद देखिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो जाहिर है एक दूसरे के खिलाफ बयान आएंगे, क्योंकि सबकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2 या 3 इंडिया गठबंधन की, जो एक स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, तो जाहिर है उनको अपना वोट बेस भी बचाना है। असली परीक्षा तो गठबंधन की लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा के भीतर ही होगी ना। असली परीक्षा तो वही होती है। हमने तो आज तक इस परीक्षा में देखा नहीं कि कभी इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ वोट डाला हो, या एक दूसरे के किसी जो मुद्दे उठाए गए हों उन मुद्दों के मुखालफत की हो। ये बात तो देखे तय है कि जो मुद्दा उद्धव ठाकरे ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण है वो ममता बनर्जी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र का जो ममता बनर्जी के लिए मसला है वो किसी दूसरी पार्टी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये तो तय है। लेकिन जो मुख्य बात है, जो देश के स्तर की बात है, राष्ट्रीय स्तर की, उन मुद्दों पर तमाम राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के हमेशा से एकजुट दिखे। वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा मुद्दा है, उस पर देखिए। चीन के मामले पर हिंदुस्तान देख लीजिए क्या है, या फिर जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें एकजुट था। जो इस लेवल के हैं, या ट्रंप के जो बयानबाजी हो रही है, इन सब मुद्दों पर एक मत है, एक राय। लेकिन जब आएगा बंगाल का मुद्दा, तो जाहिर है उस पर 2 अलग अलग राय दिखेंगी हम लोगों को, और यही तो लोकशाही है, लोकतंत्र। और है क्या, एक ही आवाज में आवाज मिलाना तो लोकतंत्र नहीं है ना। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के ये गठबंधन था, उन मुद्दों को लेकर के आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है। और अगर इसी को हम लोग कहें कि भाई एक दूसरे के खिलाफ बोलना ही गलत है, तो चिराग पासवान तो रोज कलाई खोल रहे हैं जेडीयू की, इसका मतलब तो वहां तो फिर बहुत तबाही मच गई होगी। लेकिन वो भी जीवंत है, वो लोग गैर बीजेपी की पार्टी हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बोल रही हैं। इंडिया गठबंधन बिल्कुल मुझे लगता है सबसे मजबूत गठबंधन है, जो विपक्ष में रहने के बाद भी एकजुट है। संसद के भीतर असली परीक्षा होती है, संसद के भीतर ये लोग एकजुट हैं, और इनकी एकजुटता का परिचय हम लोगों को पहले दिन तब दिख गया जब ओम बिरला का चुनाव नहीं हुआ, स्पीकर के पद पर चुनाव भी नहीं हुआ। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पहले दिन खड़ी हुई थी, आज भी वहीं खड़ी है, राष्ट्रीय मुद्दों पर एक आवाज में बोल रही है। और ये देखिए उनकी एकजुटता का ही ये परिचय है कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इम्पीचमेंट मोशन लेके आया, और इनकी एकजुटता का ही परिचय है कि पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की वजह से हाउस को एडजन किया जाए। इसके पहले हमेशा विपक्ष की वजह से एडजन किया जाता है। ये अभी नई परिपाटी है, पिछले 2-3 सदनों में हम लोगों ने देखा है, इसके पहले नहीं होता था। इसके पहले तो विपक्ष
विपक्ष की वजह से होता था। तो इस एकजुटता में बिल्कुल सही है, और ये लोग मुद्दे उठा रहे हैं, और ये लोग मुद्दे उठा रहे हैं, मीडिया इन्हीं को कैप्चर कर रहा है, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे। इसीलिए दिक्कत है, इसलिए फूलों की माला पहननी पड़ रही है। लेकिन फूलों की माला अगर इतनी महत्वपूर्ण होती और उससे नीतियां बनती, तो फूल हिंदुस्तान में कभी इतने महंगे नहीं हुए कि उनको खरीदने के लिए मनमोहन सिंह के पास पैसे ना हो, वो भी खरीद लेते। लेकिन उनको दिखावा नहीं करना था। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सरकार ही दिखावे की है, हर चीज सिर्फ इवेंट है, इवेंट से आगे और कुछ नहीं है। सवाल मेरा आखिरी आपसे ये विवेक जी, और संक्षिप्त में जवाब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जिस तरह से राहुल गांधी लगातार एक तरह से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी उनके साथ किया जाए वो अगली बार और अग्रेसिव होते हैं, फिर उनके साथ कुछ होता है फिर वो और अग्रेसिव होते हैं। अब तो उन्होंने सीधा चैलेंज दे दिया है, एटम बॉम्ब की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो 5 तारीख को होना था, लेकिन शिबू सोरेन के निधन की वजह से वो आगे टल गया। अब 7 और 8 तारीख को बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में ये सब होगा। क्या आपको लग रहा है कि अगर ऐसे ही तो वो कुछ नहीं कह रहे, जाहिर सी बात है उन्होंने 6 महीने काम करके उनकी टीम ने वो सबूत इकट्ठे किए हैं, वो अगर ऐसे कोई सबूत वाकई में खोल कर रख देते हैं जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है फिर राहुल गांधी के लिए और मुश्किलें बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी? क्या उनके लिए कुछ और ऐसा ढूंढा जाएगा ताकि इनकी इमेज को और पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके, और क्या अब ये मुमकिन है? जी बिश्रा जी, मैंने पहले चरण में भी कहा कि राहुल गांधी का जो एग्रेशन है वो पिछले 2-3 साल से हमने इतना ज्यादा वो बढ़ रहा है, दिन ब दिन वो बहुत हिम्मत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार का मुकाबला करते हुए हम देख रहे हैं। और इंडिया अलायंस को भी साथ में लेते हुए चल रहे हैं। मैं सुन रहा था कि कहीं 7 या 8 तारीख को उन्होंने अपने घर में इंडिया अलायंस के सारे लीडर्स को बुलाया है, शायद कुछ डिनर वगैरह है। तो अभी वो देखिए, बीजेपी के साथ में कन्वेंशनल पॉलिटिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी की अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी, मतलब हमने बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार भी देखी है। उनका सरकार चलाने का तरीका अलग था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का तरीका डर का माहौल पैदा करके, जिसको कई लोग आजकल माफिया स्टाइल भी कहते हैं, तो डर का माहौल पैदा करके राज चलाना, ये जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जो तरीका है, उसके साथ में आप कन्वेंशनल पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के साथ या फिर लोकतंत्र के जो भी जायज तरीके हैं, उन तरीकों से अगर आप इनके साथ में लड़ना चाहे तो शायद आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि ये इनका ये पूरी तरह से अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स करते हैं। तो आपको भी अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, और वो लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते से अलग होकर नहीं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को आपको फॉलो करना है। वो आप तो बीजेपी तो है नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे और सारी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल करेंगे। आप में बीजेपी में फर्क भी दिखना चाहिए। वो राहुल गांधी उस बात को मेंटेन कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से उनका जो अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल न दिखे, वो लोग लोकतंत्र के रास्ते से ही आगे बढ़े, लेकिन उसमें एग्रेशन आना चाहिए, ये उनको समझ में आया है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2-3 दिनों के पहले बात कही कि मुझे मेरे सिस्टर ने कहा कि भाई तुम यू आर प्लेइंग विद फायर, तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं आई एम प्लेइंग विद फायर और मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। तो ये इसलिए कहा कि उनको पता है कि डेस्परेशन अगर बहुत हद के बाहर बढ़ जाए बीजेपी सरकार का, मोदी सरकार का, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब ये लोग सत्ता कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इस बात का एहसास केवल राहुल गांधी को नहीं, सभी को पता है। लेकिन राहुल गांधी फिर भी उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जहां उन्होंने डर को बहुत पीछे छोड़ दिया है, और उनको पता है कि उनके फैमिली में जो कुछ भी इससे पहले हुआ है, उनके दादी के साथ, उनके पिताजी के साथ जो भी हुआ है, वो उनके साथ भी उसका प्रयत्न हो सकता है। ये इस बात की पूरी जानकारी, इस बात का पूरा एहसास उनको है, और उसके बावजूद वो इस तरह के बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर में हमको दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी के साथ बिल्कुल इसी तरह से लड़ा जा सकता है। आप बीजेपी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से और टूल्स के साथ लड़ने की कोशिश करेंगे तो आप कभी जीत नहीं सकते। आपको एक
अलग रास्ता अख्तियार करना होगा, एग्रेशन के साथ ही आपको उनके साथ मुकाबला करना होगा। ये बात राहुल गांधी समझ गए हैं और इसीलिए वो इसी तरह से हमलावर हो रहे हैं। तो जी अब अगर अगर राहुल गांधी भारत की राजनीति को उस स्तर तक ले जाते, उस स्थिति तक ले जाते हैं जहां बीजेपी को आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए, तो फिर उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, ये आप और हम सभी जानते हैं और खुद राहुल गांधी भी जानते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ दो हाथ तो करना जरूरी है और बीजेपी के साथ लड़ना तो जरूरी है। तो लड़ाई जारी है, उसका अंत क्या होगा ये हमें देखना होगा। आने वाले जैसा मैंने पहले चरण में कहा, मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल से ज्यादा हमको कोई नतीजे देखने के लिए लगेंगे। आने वाले 1-2 साल में कोई ना कोई उसका नतीजा निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। 2029 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मिश्रा जी। ओके ओके, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि 2029 तक करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही उनकी विदाई हो सकती है। यशवंत सिन्हा ने मेरे कार्यक्रम में कहा था, इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बिहार निपटते ही निपट जाएंगे मोदी जी अगर ये चुनाव हार गए, और पूरी आशंका है कि वो ये चुनाव हारेंगे। और अगर मोहन भागवत ने इस्तीफा दे दिया तो फिर नरेंद्र मोदी पर भी पूरा का पूरा प्रेशर बनेगा, और हो सकता है कि सितंबर 75 पूरे होने पर अगर वो बिहार का चुनाव नहीं जीते तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो मोहलत मांग लें, और अगर नहीं जीते, इसीलिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आने वाला टाइम जो है, आने वाले कुछ महीने या ये साल कह सकते हैं आखिर, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, ओंकारेश्वर जी आपका, और रविंद्र जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम।